नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दुनिया के नक्शे पर वैसे तो जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन तकनीक के जानकार ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बाकी दुनिया से कई साल आगे है। बीते कई दशकों से जापान की तकनीक का लोहा दुनिया मान रही है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर जापान किसी का हाथ थाम ले तो उस स्टेट की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। और ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भली भांति जानते हैं। तभी उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्लोबल निवेश के लिए जापान को ही चुना है। अपने 4 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री मोहन यादव जापान के प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों से मुलाकात करके आ गए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो एक कामयाब दौरा कर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही एक नए परिवर्तन की बयार बहने वाली है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की शहरी सरकार बनने के बाद जनता को वो सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएंगी जिसके लिए वो दशकों से तरस रही है। इसमें बिजली, पानी, सड़क से लेकर हर वो मुद्दा शामिल है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे शहर सरकार घोषणाओं का अंबार में। तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाने का वादा, यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपए, बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी हर मूलभूत सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन ये तब होगा जब नगरीय निकायों में बीजेपी की सरकार आएगी। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये तो बीजेपी का घोषणा पत्र कह रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से बाजी मारते हुए जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ नया लेकर आती है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जनता से सुझाव लेकर बनाया है। बीजेपी का दावा है कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने में 3,500 लोगों के सुझावों पर अमल किया गया है। घोषणा पत्र के प्रमुख वादों पर अगर नजर डालें तो महिलाओं की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की विशेष छूट, हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना, स्कूल कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, स्कूल कॉलेज में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराना। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी। वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पहले 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के आरोप पत्र पर नजर डालें तो सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, SC, ST हर वर्ग के लोग निराश। धान की MSP 3100 रुपए और बढ़ी हुई 112 के हिसाब से राशि नहीं मिलने से किसान हताश। बीजेपी सरकार के दबाव में जोर शोर से चल रहा धर्मांतरण, वन रक्षकों, पुलिस आरक्षकों और सरकारी नौकरी की भर्ती में भ्रष्टाचार। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर PCC चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? कांग्रेस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र धूल झोंकने के लिए लेकर आती है। जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है, और नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे।
बहरहाल अब देखना लाजिमी होगा कि जनता पर आरोप पत्र और घोषणा पत्र में से किसका ज्यादा असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय त्रिपाठी जिसके एडिटर हमारे साथ है। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। चौहान साहब, आपसे पहले सवाल कर लें कि भंसाली जी से आरोप पूछ लें? चौहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? बंसाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। बंसाली जी, चौहान साहब से पूछना था लेकिन तकनीकी कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि ये बढ़िया घोषणा पत्र है बीजेपी का। आपने हालांकि 25 बिंदुओं पे आरोप पत्र जारी किया, इन्होंने 20 बिंदुओं में समेट दिया, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर ये घोषणा पत्र धरातल पे उतरेगा तो कम से कम छत्तीसगढ़ के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वहां के रहने वालों को हर तरह की मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, जुमला पत्र है जी। इनको विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, सॉरी ये संकल्प पत्र कहते हैं उसे, संकल्प लेते हैं और संकल्प को पूरा नहीं करते हैं जी। झूठे लोग हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, अब मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर ये आए विष्णु का सुशासन, तो सुशासन भी लोगों ने देख लिया कि कैसा कुशासन है। अब ये आ गए हैं अटल विश्वास पत्र जी। अब जब सब तरफ से पिट गए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शरण में चले गए। जीते जीते उनका जो मान और सम्मान जो मिलना था भाजपा ने दिया नहीं। उनके सिद्धांतों पर चलने वाली बात सिर्फ करते हैं, पर उनके बंसाली जी, शरण में तो आप भी जाते हैं, इंदिरा जी के, जवाहरलाल जी के, राजीव जी के शरण में तो आप भी जाते हैं। अपने जो आपके वरिष्ठतम रहे हैं उनके शरण में तो आप भी जाते हैं। जाए या न जाए, पर हम देखिए, हम उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, ये वोट मांगते हैं। कहां गई मोदी की गारंटी? साल भर की तो बात है, इस सरकार को बने 13 महीने हुए, शायद 14 महीने हो गए तो मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर ये चिल्लाने लगे विष्णु का सुशासन, विष्णु का सुशासन, साए साए साए, कुछ शब्द ऐसे इनके चले बड़े, पर वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब ये अटल जी की शरण में गए, जब मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, विष्णु के सुशासन को जनता ने नहीं माना, तो अब ये अटल विश्वास पत्र के नाम से स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं। अटल जी के सिद्धांतों को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भूल चुकी है और उनको शर्म आनी चाहिए। अटल जी कभी खरीद फिरोख्त, सरकारों को गिराना या बनाने जैसी चीजों में कभी भी वो शामिल नहीं थे। पूरा देश जानता है कि एक मत कम होने के बाद भी उनकी सरकार गिरी थी, पर उन्होंने कभी सांसदों को, विधायकों को खरीदना या चुनी हुई सरकारों को गिराना, लोकतंत्र की हत्या करना जैसी चीजों से वो काफी दूर थे। बीजेपी उनके सिद्धांतों को भूल चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव में ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। और मैं तो ये कहूंगा कि इधर उधर की बात ना करें ये। और जो घोषणा पत्र में, फिर से घोषणा पत्र कह रहा हूं, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, लोक लुभावने वादे किए थे, पहले उसको पूरा करें। उसके बाद ही जनता के बीच जाकर नगरीय निकाय चुनाव के बारे में कोई नई घोषणा करने की बात करें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत सही कहा आपने। खरीद फरोख्त की अटल जी ने कभी भी राजनीति नहीं की, लेकिन आपने शायद कभी कभी कर ली है। नहीं, हमने कभी नहीं की। आप देख लीजिए, उदाहरण गिनाने बैठूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के 10 उदाहरण हो जाएंगे, 15 उदाहरण हो जाएंगे, मुझे लगता है 20 भी हो जाएंगे। कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पर इन्होंने सरकारें तो गिराई, पार्टियों में भी तोड़फोड़ कर दी। और जिन लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाते रहे, करोड़ों के भ्रष्टाचार के, हजारों करोड़, 100 करोड़ के आरोप लगाते रहे, उनको अपनी पार्टी में लेकर पाक साफ कर दिया और ईडी तक में अटैच उनकी संपत्तियों को भी वापस दिला दिया। वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कई बार त्रिपाठी जी
कि सलमान खान यदि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ये साबित कर देगी कि हिरन का हत्या नहीं हुई थी, हिरन ने सुसाइड कर लिया। जी 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 तो जी। ये उस तरीके की बात हो गई। जी जी। उस समय कुछ ध्यान आ रहा है, शिबू सोरेन जी को चूंकि खरीद फरोख्त के मामले में सजा भी हो गई थी, वो बात की बात है, हम पूछ लेंगे आपसे। चौहान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौहान साहब, दो चीजें हैं, उन्होंने तो बहुत सारी बात कही, उनकी सुनी क्या आप? भंसाली जी की आपने बात? आधी बात आया था, आधी अधूरी बात ही बोलते हैं भंसाली जी, सिर्फ भ्रष्टाचार 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 बोलते हैं, बाकी और सुशासन वाली बात नहीं करते। इसलिए मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि जो भी आपने घोषणा की है, पहले मोदी जी की जो आपने गारंटी की बात करी थी उसको पूरा करिए, फिर आप ये घोषणाओं की बात करिए, अटल जी की बात करिए, अटल जी के नाम पे आप वोट मांगने जा रहे हैं, इन सब का तो उत्तर आप देंगे। दो पॉइंट्स जो हैं आपके, वो हम जानना चाह रहे हैं, फिर तीसरे पॉइंट पे आएंगे। एक तो आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि यूपीएससी परीक्षा, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को 1 लाख रुपए देंगे। जनता छत्तीसगढ़ की जानना चाह रही कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, अगर उसमें फेल हो गया तो भी 1 लाख देंगे क्या? एक। और दूसरा आपने लिखा है महिलाओं की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर 25% की विशेष छूट। जो ज्वाइंट में होंगे, यानी मिसेज चौहान और आप दोनों लोगों की एक प्रॉपर्टी होगी, उसमें क्या 12.5% देंगे छूट? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। जनता से जुड़ा हुआ सवाल है जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं त्रिपाठी जी, और इसमें जनता को रुचि भी आएगी। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, और हमारे भाभी जी को भी रुचि आएगी, मिसेज चौहान को, उधर मिसेज भंसाली जी को भी आएगी, मिसेज रथ को भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको जी। जो महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं की प्रॉपर्टी है, उसमें वो प्रॉपर्टी टैक्स छूट मिलेगी। जी जी, ठीक है, पहला सवाल। नहीं, अभी नहीं हुआ कंफर्म। चौहान साहब और मिसेज चौहान साहब के नाम पे कोई मकान है, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें नहीं मिलेगी। जिनको सिर्फ और सिर्फ जो महिलाओं के नाम पे है, उस प्रॉपर्टी में आपको छूट मिलेगी। ये स्पष्ट हो गया? ये बहुत गलत किया आपने, हमारे बंसाली जी दुखी हो गए, रथ साहब दुखी हो गए, इधर भी इनको भी भरना है, हमारे अजय त्रिपाठी जी को। अरे भाई, ज्वाइन करिए ना, 12.5% दीजिए उसमें। दूसरा सुनिए, आधी प्रॉपर्टी तो है ना उनकी, महिला की। बात तो सुन लीजिए त्रिपाठी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। जिस प्रॉपर्टी में पहले ही महिलाओं के नाम जुड़ जाते हैं, उसमें रजिस्ट्री में छूट ऑलरेडी मिलती है जी। आप ये भूल गए। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, और जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहां पर रेट ऑफ परसेंटेज जो रहता है वो भी कम हो जाता है, अगर हमारी मालूम है के साथ। जी, तो ये जो प्रॉपर्टियां हैं, ये महिलाओं के लिए और सुरक्षा देने के जी, और उनको जो महिलाएं, जैसे महिलाएं बहुत ज्यादा सक्षम नहीं रहती है प्रॉपर्टी को टैक्स बटाने के लिए, ये जनता का पैसा है त्रिपाठी जी। जी जी जी। किसी पार्टी का विशेष का पैसा नहीं है। हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा है, और उनके हाथ में जाना चाहिए जो सही में उसके हकदार हैं। जी। मेरे जैसे लोगों में नहीं, जो मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर सकता हूं जी, और मैं बचाने की कोशिश करूं, ये गलत बात है जी। जो जनता का पैसा है, वो जनता के जो हकदार है, सही में जिनको बहुत ज्यादा नीड है, वो उनको जाना चाहिए, और वही नीतियां बनेगी और उनके तक पैसा पहुंचेगा। चौहान साहब अगर उस मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। नहीं सर सुनिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी रिबेट दिए हैं, जो पूरी कोशिश की है कि वो अंत्योदय तक पहुंचाए, पूरी कोशिश की है कि न्यायपूर्वक वितरण हो, न्यायपूर्वक यही आधार, यही हमारी विचारधारा है, इसी के आधार पर चलती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, जो सफल हो जाएंगे यूपीएससी में, सफल, बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। नहीं, इसमें आपने लिखा है मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, माने प्री होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। तो अगर यूपीएससी में साक्षात्कार में भी वो पास हो गया तो आपके 1 लाख की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, उसके बाद तो जरूरत नहीं रहेगी जी। लेकिन जो मुख्य परीक्षा पास कर लेगा, उनको वो
पैसा मिल जाएगा। दूसरा नहीं, मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार, मतलब वो सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तभी जब सफल हो जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है। तो फिर इसको संशोधित करिए ना, जो सिलेक्ट हो जाएगा यूपीएससी में उसको। सुनिए, हम वही चीज करते हैं, हम वही चीज बोलते हैं जो करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 वादे हमने कर लिए हैं, 12 वादों में काम चल रहा है और 12 वादे अभी तक छुए नहीं है। ये 4 साल के बाद एक उप मुख्यमंत्री का डायलॉग था। दूसरा, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि हाँ, ये बोल रहे थे कि जो पहले वादे किए हैं आपने, उसको तो पहले पूरे कर दो। जी हाँ, बोला है। मैं हमारे साथी प्रवक्ता से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये वादे 1 साल के लिए किए गए थे कि 5 साल के लिए गए थे? और 5 साल के लिए किए गए थे तो हम शने उसको पूरा कर रहे हैं। क्या हमने पीएम आवास का काम चालू नहीं किया? क्या हमने भंसाली जी, फिर आ जाऊंगा आपके पास, फिर आ जाऊंगा। आप ही इससे शुरुआत की है, जवाब दे दो। नहीं, इनकी बात एक लंबा संक्षेप में बात पूरा कर दीजिए चौहान साहब, फिर भंसाली जी के पास चले जाएंगे। लंबा बोलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। लंबा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या 3100 रुपए में धान की खरीदी नहीं हो रही है? क्या 2100 क्विंटल नहीं हो रहा? क्या महतारी वंदन के महिलाओं को पैसा नहीं जा रहा है? क्या 4000 से हमने 5500 तेंदुपत्ता नहीं कर दिया है? क्या हमने जो पीएससी घोटाले या अन्य घोटालों पर कार्रवाई चालू नहीं कर रही है? हमने कार्रवाई चालू की है और बहुत सारे काम और भी चालू। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या काम नहीं कर रहे हैं? और दूसरा, और एक और चीज कि ये हमने लिखा था कि 1 साल के अंदर ये पूरा कर लेंगे। हमने चालू तो कर दिया, और उसके कारण ही छत्तीसगढ़ की जो जनता है ना त्रिपाठी जी, वो बहुत समझदार है। छत्तीसगढ़ की जनता या कोई भी जनता ना किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है, वो अपने खुद के लिए होती है। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से वो उसको वोट दे के आएगी जो उसके हित में होता है। 3 बार वो 13 महीनों में 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे चुकी है। जी चलिए, ये चीज तो आप कई बार बोल चुके हैं चौहान साहब, ये चीज कई बार बोल चुके हैं। आज घोषणा पत्र पे ही बात कर ले। 3 बार आप लोकसभा भी जीते, विधानसभा भी जीते, उपचुनाव भी दक्षिण में जीत गए, रायपुर में। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब जनता को मिल गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो सिर्फ महिलाओं और महिलाओं के नाम पे होगी उसी को मिलेगा। उसके अलावा जो सिलेक्ट हो जाएगा यूपीएससी उसी को फायदा मिलेगा। 2 थोड़ा सा कठिन सवाल थे चौहान साहब, हम इसके बाद आएंगे, आपसे पूछेंगे। रथ साहब से पूछ लेते हैं उन सवालों को। बंसाली जी आप भी सुन लीजिएगा, फिर चौहान साहब ज्यादा बेहतर उत्तर दे देंगे। रथ साहब, इसमें 2 और पॉइंट हैं, हम कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। उसमें एक है स्कूल कॉलेज में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। ये थोड़ा सा कठिन सा सवाल हो जाता है। क्या हर स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था है लड़कियों के लिए बेहतर? और अगर है तो सामान्य तौर पर देखा जाता बाहर है, उसके दरवाजा कुंडी नहीं बंद होती है। तो ये सैनिटरी नैपकिन जो लगाएंगे इसको कोई निकाल नहीं ले जाएगा क्या? तो यानी पहले सबसे उनकी अच्छी व्यवस्था होगी टॉयलेट की, जिसमें पानी से लेके सारी सुविधाएं होंगी, तब ये वादा पूरा होगा। दूसरा, कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग की बात भी चौहान साहब ने कही है। अब रायपुर में ही देख लीजिए कि मॉल है जहां बड़ी बड़ी भीड़ लगते हैं, कहीं व्यस्ततम इलाका रहता है, उसमें जगह है क्या कि व्यवस्थित कर देंगे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पार्किंग के लिए? ये 2 सवाल रथ साहब आपसे हैं। बंसाली जी से भी उनके आरोपों पे जाके पूछेंगे, फिर चौहान साहब से उत्तर लेंगे। जी रथ साहब। जी, निश्चित रूप से ये दोनों समस्याएं ऐसी हैं जो बातें आपने उठाई हैं। उसमें पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण
जो टीचर्स हैं वो पास के निजी घरों में महीने का 200 रुपए दे करके शौचालय के लिए जाती हैं। ये खबरें छपी थी रायपुर के आसपास तो मतलब उसके घर में सैनिटरी नैपकिन लगा दी जाएगी। स्कूलों में बच्चे जो है उसके घर में सैनिटरी नैपकिन लगा दी जाएगी जिसके यहाँ जाते बच्चे जो है वो घर चले जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शौचालय नहीं होने से बच्चे घर चले जाते हैं, सीधे छुट्टी मना लेते हैं जब उनको जाने की जरूरत होती है, वो वापस पढ़ाई के लिए नहीं आते हैं। तो ये हालत है कि पेयजल और शौचालय की स्कूलों में हम लोग आज तक के व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, आजादी के इतने साल बाद भी। और शहरी इलाकों में बहुत बुरी हालत है स्कूलों की, और स्कूलों में अवैध कब्जे भी हैं, कई जगह ठेकेदारों के सामान पड़े रहते हैं, पार्षदों के सामान पड़े रहते हैं, स्कूल बिल्डिंग पूरा अतिक्रमण से प्रभावित है। ये हम रायपुर शहर में देख सकते हैं। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, राजधानी में जब ये हाल है तो दूर दराज के कस्बों का समझा जा सकता है। तो वास्तविकता ये है कि सरकारी स्कूलों को सरकार ने प्राथमिकता के उसमें रखा ही नहीं है। स्कूल और अस्पतालों की हालत उस तरह से खराब है, और उस पे दोनों राजनीतिक दलों के ऊपर ये आरोप लगता है। दोनों राजनीतिक दलों में कोई भी उस मामले में सतर्क नहीं रहा है कि स्कूलों को अच्छी स्थिति में लाया जाए, बल्कि ये देखा जाएगा कि आत्मानंद स्कूल, जो अच्छे स्कूल देने की कोशिश कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, उसके बाद उस योजना को लेकर सरकार ज्यादा उत्साहित नहीं दिखती है। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद से आत्मानंद में टीचर्स के वेतन रुक रहे हैं, लंबे समय से वहां पर कुछ नवोन्मेष नहीं हो रहा है, वहां पर कई फंड्स रोके गए हैं, ये वाली स्थितियां बनी हुई हैं। तो शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार के रूप में प्रदेश के बच्चों के को भावी नागरिकों के भविष्य के रूप में देखने की जरूरत है, ताकि संजीदगी से उस पर काम हो सके। और अगर जो घोषणा की है भाजपा ने कि सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था कराएंगे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा आपने कहा वैसा कि पहले शौचालयों को व्यवस्थित किया जाए, पहले शौचालयों में सारी व्यवस्थाएं हो, और उसके बाद सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के स्कूलों में उपलब्ध हो, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। वो उनके खर्च भी बचाएगा और उनको उस तरह से एक सैनिटेशन की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी चीज होगी। लेकिन वो अप्लाई तो हो, वो लागू तो हो। और दूसरी बात पार्किंग को लेकर के ये है कि हर छोटे बड़े शहर में कारों की संख्या बढ़ी है और उसके कारण जाम लगने लगे हैं जगह जगह। और पार्किंग सड़क पे करने का जो रिवाज है, या सड़क पर जो दुकान या मकान की सीढ़ी लंबी तक ले आते हैं लोग, जिसके कारण संकरी हो जाती है सड़क, या सड़क के किनारे लोग कब्जे करके गार्डन बना देते हैं जिससे सड़क दोनों साइड से संकरी हो जाती है। तो ये मूलभूत समस्या नगरीय क्षेत्रों में बनी हुई है, जबकि नगरीय प्रशासन विभाग और जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनको कड़ाई से उस पर काम करना चाहिए कि सड़क सुरक्षित रहे। तो वो काम नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं वोट का समीकरण के चक्कर में सरकारें उस पर काम करने से डरती हैं। पाटे तोड़े जाने चाहिए, नालियां ब्लॉक होती है, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ के लिए वार्ड के पार्षद से लेकर के सीईओ तक के ध्यान नहीं देते उस पर। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार संजीदगी से उसमें काम कर सके तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा बंसाली साहब। अभी रथ साहब ने एक बात कही है कि रायपुर शहर की जो समस्याएं हैं, रायपुर में आप तो ये कहते हैं कि हम लगातार 15 साल से मेरी शहर सरकार है। रायपुर, ये काम आपका होना था। चौहान साहब से तो मैं उत्तर लूंगा, ये काम आपका होना था जो अभी रथ साहब ने कहा है कि पार्किंग की व्यवस्था, और खासकर शहर में उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि रायपुर शहर के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है स्कूलों में। यह काम आपका होना था। क्या कल जो घोषणा पत्र आपका आने वाला है उसमें इसको आप समाहित करेंगे? मैं मान लेता हूं कि आप चौवा लगाने वाले हैं, चौथी बार आपकी सरकार बनने वाली है रायपुर में। देखिए, हम संकल्प पत्र और क्या अटल विश्वास पत्र या घोषणा पत्र नहीं, हम जन घोषणा पत्र ला रहे हैं जी, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को जनता के द्वारा हमने जाना। ये जनता ही से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे बंसाली जी। कल हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, और जो जनता से जुड़ी चीजें होंगी, जो जनता को कांग्रेस पार्टी वचन देगी, वो बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दे होंगे और उस पर हम काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, ये हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह स्थिति है कि हमने वहां फ्री पढ़ाई की रखी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उसको बंद कर दिया है।
वहां पे स्कूलों में शिक्षकों को वेतन नहीं हमारे मिल रहा, सवाल का और उत्तर नहीं दे रहे हैं आप बंसाली जी। हम ये पैसे पूछ रहे हैं कि शहर के अंदर जो नहीं है, जो टॉयलेट्स सीमेंट नहीं के है महिलाओं के लिए, रेत के रेट जो है 1 साल में 6 बार बढ़ चुके हैं जी जी बिल्कुल। आप ये तो देखिए आप ही की 15 साल कि से आप शहर सरकार पार्किंग है। की यदि बात करेंगे तो कलेक्ट्रेट परिसर और रवि भवन के पास, जयस्तंभ चौक के पास जो पार्किंग बनी है वो कांग्रेस की सरकार में ही बनी है। साथ ही पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ है और नगर निगम में कांग्रेस के महापौर के रहते ही हुआ है। और ऐसे बहुत से कार्य हैं। हम मरीन ड्राइव रायपुर की बात करें जो कि आज एक पर्यटन स्थल के रूप में राजधानी में जाना जाता है, ये भी कांग्रेस सरकार के समय ही कांग्रेस के ही महापौर के रहते ये काम हुए। चाहे तालाबों के जीर्णोद्धार की बात करें, चाहे शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की बात करें, चाहे टैंकर मुक्त राजधानी की बात करें, तो कांग्रेस की सरकार ने ही जनता के तकलीफों को जाना है और इस विषय में काम किया है। पर हाँ, और काफी काम किया जाना बाकी है। इस और अब अग्रसर है और अच्छे प्रत्याशियों की टीम के साथ वार्ड स्तर से आए हुए नामों के चयन के बाद एक योग्य प्रत्याशियों को जो टिकट दी गई है वार्ड स्तर पर पार्षद चुनाव में, और महापौर की जो टिकट दी गई है योग्य व्यक्ति को दी गई है। पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। कल हमारा घोषणा पत्र भी आ जाएगा और जन घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र, चलिए, जन घोषणा पत्र भी जारी होगा। आपको साधुवाद भंसाली जी, हम आपको साधुवाद के हितों को ध्यान रखते हुए काम करें। आपको साधुवाद कि आपने ये स्वीकार किया कि कुछ काम बाकी है। 15 साल के बाद अभी कुछ काम बाकी है, वो काम चौहान साहब पूरा करें। बिल्कुल बाकी है और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए खुले दिल से त्रिपाठी जी। यदि काम बाकी है तो बाकी है जी, और बिल्कुल उसको करना है और नितांत ये आवश्यक भी है। नहीं, रथ साहब ने बताया राजधानी स्कूल की बात है। ऐसे ही विपक्ष में रहते हुए राजधानी रायपुर में महापौर थे आज ढेबर, राजधानी रायपुर को आपके केंद्र सरकार ने 20 से अधिक पुरस्कार दिए जी, ऐसे ही नहीं दिए होंगे जी। चलिए चौहान साहब, अब इस बार पुरस्कार ले लीजिए, लेकिन जो हमने रथ साहब से चिंता जाहिर की, हमने सवाल नहीं किया, चिंता जाहिर की है। जैसे आपसे पहले 2 सवाल किए थे उसमें भी चिंता थी, उत्सुकता थी, इसमें चिंता है। चिंता इस बात की है वही वाली, आपने सुन लिया होगा रथ साहब ने क्या कहा, इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले पार्किंग की बात करते हैं हम लोग त्रिपाठी जी। तो रायपुर या आप कोई बिलासपुर या दुर्ग की बात ले लें या रायपुर की बात ले, राजधानी की बात ले लें, तो वहां पर जो पार्किंग की व्यवस्था की चिंता आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जितनी जनसंख्या है रायपुर की, उसका लगभग 2% ही लोगों के पास गाड़ियां हैं। 2% जी, ठीक है। अब जो पार्किंग होनी है, मैं मानता हूं ये आंकड़ा 2% कहां से आया चौहान साहब आपके पास? इसमें दो पहिया भी है क्या? 2 पहिया भी है? हाँ, नहीं, ये आंकड़े ही ये 4 पहिए की बात बोल रहा हूँ। ये आंकड़े ही फर्जी है। 2% कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट आप चेक कर लीजिए कि रायपुर में कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है, आपको पता चल जाएगा। और वहां पर कितनी जनसंख्या है, चेक करके भंसाली जी वो 4 पहिया वाहन की बात कर रहे हैं चौहान साहब, 4 पहिया वाहन की। जी, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। और अब मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि 6% ही 4 पहिया और 2 पहिया मिला के क्या बोलते हैं, इतने ही वाहन है जो रजिस्टर्ड है। दूसरा, अब आप मेरे से साइकिल के बारे में मत पूछना क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है साइकिल के बारे में कितना। दूसरा, तीसरा, जो पार्किंग है वो स्टैक पार्किंग होगी। स्टैक पार्किंग जो 1 तल्ले से 2 तल्ले 3 तल्ले में जाएगी, स्टैक पार्किंग होगी। जो व्यवस्था जो दूसरे महानगरों में है वो वही यहां पर आएगी। उसमें पार्किंग शुल्क भी लगा देंगे आप क्या? जी, पार्किंग शुल्क लगा देंगे। देखिए, वो मेंटेनेंस के लिए जो रहेगा वो रहेगा जी, जो मेंटेनेंस के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कमाई करेंगे जी। और ये पैसा किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा जी, किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा जी।
ये पार्टी के पास नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा? चौहान साहब समाप्त करिए, समय कम हुआ है जी। मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी। और जो दूसरा विषय आपने उठाया बच्चियों के बारे में जी, तो मैं ये मानता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के जो स्कूल है उनमें टॉयलेट की व्यवस्था पूरे में नहीं है जी, लेकिन अधिकतर में है जी। हमने बात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, और हम इसके जरिए दूसरी व्यवस्थाएं भी ठीक करेंगे, और हम ये इसके जरिए कम से कम 90% स्कूलों में तो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सुविधा दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि 100% में अभी आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 90% से ऊपर तो पॉसिबल है जी। चलिए, तो हम उनकी क्यों बात न करें? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात पे। अंतिम चलते चलते अजय त्रिपाठी जी, आपके इस आरोप पत्र और घोषणा पत्र में एक संक्षिप्त मैं तो सिर्फ ये कह रहा, जब ये डिबेट सुबह दोपहर में हम लोग प्लान कर रहे थे तो मैं बड़ा खुश था जी, लेकिन साहब बड़ा मुझे बोरी, अपना मेरा जो रायपुर में घर है उसका मेरी पत्नी के नाम पे आप बोल रहा कि नहीं मिलेगा, दुर्ग का घर जरूर मेरे और भाई के नाम पे तो न मिलेगा छूट, लेकिन मुझे लग रहा था रायपुर में बहुत 4-5 साल से भरा नहीं है मैंने। भाभी जी के नाम पे कर दीजिए। अरे साहब अब थोड़ी उतना भी ट्रांसफर शुल्क लग जाएगा। तो बस दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, मेरी आप बता दीजिए, मेरी बड़ी शॉर्ट में टिप्पणी है असल में, बाकी सबको छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कहना, मुझे पूरी डिबेट को सुनते सुनते मुझे एक शेर किसी का याद आ रहा, बड़ा खूबसूरत सा शेर है, उसका अंदाज दूसरा है लेकिन फिट बैठता है बीजेपी पर। वो ये है कि सब दे दिया खुदा ने मुझे तुझसे नवाज कर, अब उठते नहीं मेरे हाथ किसी और दुआ को। असल में जनता ने बीजेपी को इतना दे दिया है पिछले 25 साल में कि अब बीजेपी को किसी दुआ और दवा जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, बंसाली जी आपका, रथ साहब आपका। लेकिन चौहान साहब अपने घोषणा पत्र में कुछ सुधार करिए जो मैंने सवाल किए हैं, और उम्मीद करता हूं जल्दी सुधार करवाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी ने तो वादों को पिटारा खोल दिया। अब सभी को इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का। देखना होगा कि वो बीजेपी से बेहतर और ज्यादा क्या कुछ देने का वादा कर सकती है। हालांकि उससे पहले दोनों ही दल एक दूसरे पर वोट की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शायद अब ये राजनीति का मिजाज ही बन गया है कि यहां अपने विरोधी के लिए अच्छा और सच बोलने का साहस किसी में नहीं है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़